system undergoes a system undergoes a system undergoes a system undergoes three process a system undergoes three process as shown in the figure. As shown in the figure, a system undergoes three process as shown in the figure. 1 to 2 ऐसे लिखते रहो, मैं फिगर दूंगा आपको, ठीक है, फिगर मैं दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो. A system undergoes three process shown in the figure. 1 to 2 ऐसे करके 1 to 2 is an isobaric process. 1 to 2 is an isobaric process. 1 to 2 is an isobaric process, comma 2 to 3 is polytropic process. 2 to 3 is polytropic process. 2 to 3 is polytropic process with n equal to 1.4 बोल रहा है. ओके, with n equal to 1.4, with n equal to 1.4, comma 3 to 2 is an isothermal process, is an isothermal process. Find network of cycle. Find network of cycle. ठीक है, अब देखो आपको हाँ जो क्वेश्चन दिया था बच्चों, कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसे करके उन्होंने दिया हुआ था. ठीक है, देखो अभी जो ऐसे करके आपका कुछ था, है ना, आइसोथर्म 1 से 2 क्या था बच्चों, आइसोबारिक था, मतलब प्रेशर क्या था, ऐसे करके 1 था, ये क्या था 2, 2 to 3 क्या था, पोलियोट्रॉपिक था ना. पोलियोट्रॉपिक कैसा होगा बच्चों, ऐसे करके होगा. और ये हो गया 3, 3 से 1 क्या था, 3 to 1 होगा, 3 to 1 होगा, ये 3 to 1 ऐसे करके क्या आपको बच्चों प्रोसेस है. इसमें जो डाटा आपको दे रखा था मैं बता दूं, ये ऐसे करके डाटा दिया हुआ था कि यहाँ पे जो ये P1 इक्वल टू P2 है, दोनों इक्वल ही, और ये वैल्यू आपको दे रखा था 4 बार. कितना दे रखा था बच्चों, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 4, B मतलब बार. ओके, 4 बार. P3 इक्वल टू 1 बार. ठीक है, P3 इक्वल टू कितना है बच्चों, दिस इज 1 बार. ओके, और आपको V1 दे रखा है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. V1 जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा था 1 मीटर क्यूब. ठीक है, ये V2 है बच्चों, और ये क्या है, V3 है. क्लियर है, आपको क्या निकालना है, वर्क डन. तो वर्क डन क्या होता है मुझे ये बताओ. तो आप बोलोगे सर एरिया अंडर द पीवी डायग्राम. वर्क डन क्या होता है आपका, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम. मुझे बताओ क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो क्या, जैसा है, अगर मान लो ट्रायंगल वेंगल होता तो ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं. तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क बताया था. 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक है तो क्या होगा, एडियाबैटिक है तो क्या होगा, ये आप कर लोगे. समझ में आ रही बात, नहीं अभी बता रहा हूँ मैं, रुकिए ना. हाँ, सबको ऐड ही करना है बेसिकली, सभी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. हो गया सबका फीडबैक, चलो स्टार्ट. इधर देखो, यहाँ पे देखो, तो आपको क्या करना है अमन, वर्क डन निकालना है. तो क्या करोगे, सारे प्रोसेस को क्या करोगे, ऐड करोगे. लेकिन एक चीज बताओ, अब ध्यान से पहले समझने की कोशिश करो. आप बोलोगे सर 1 से 2 वर्क क्या होगा, बताओ. कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर वर्क क्या होता है. अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूं बच्चों, तो वर्क प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. हाँ, P इंटू कहां से कहां तक जा रहा है, V2 माइनस V1. तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा V2 माइनस V1. अब आप बोलोगे सर क्या इस क्वेश्चन में हमको V2 पता है क्या, V2 पता है क्या,
नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे बताओ, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या रिलेशन। तो आप सुनो बात, बोलोगे सर हमें V2 नहीं पता है ना, तो अभी हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर हमको 1 से 2 चाहिए, देखो हम क्या करेंगे मालूम है, सभी का वर्क निकालेंगे, कहां से कहां तक, वर्क 1 से 2 प्लस ऑफ वर्क 2 to 3 प्लस ऑफ वर्क 3 से 1, हो गया। यही हमें करना है ना, हमें यही करना है, यहाँ करने से हमारा काम क्या होगा बच्चों, बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में हमें V2 नहीं पता है, तो डरना नहीं है, ठीक है ना, आप सोचेंगे अच्छा V2 नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि सर अगर हम 2 to 3 की बात करते हैं सर, है ना, तो या अगर हम 3 से 1 की बात करते हैं, तो 3 से 1 क्या है बच्चों, आइसोथर्मल है, और 3 से 1 की बात करो, 3 से 1 तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है बताओ, वर्क डन ना, इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, हाँ PV इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आ रही बात। 3 से 1 क्या होगा बच्चों, PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना क्या है, आइसोथर्मल, जब आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा, PV इक्वल टू MRT, तो R कांस्टेंट और कांस्टेंट है MR, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेकिन आप कहां से कहां 1 और 2 में लगा रहे हैं, 1 और 3 में लगा रहे हैं, 1 और 3 में, तो क्या लिखोगे सर, P1 V1 इक्वल टू P3 V3, वेल P3 V3, मुझे V3, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V3, अब मुझे बताओ क्या आपको यहाँ से V3 की वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। P1 कितना है बच्चों, 4 है ना, 4, V1 कितना है बच्चों 1, P3 कितना है आपको 1, V3 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप V3 बोलोगे सर 4 आ गया, V3 तो निकल गया, लेकिन क्या नहीं निकला हमको, हाँ हमें अभी V2 नहीं निकला है। V2 के लिए क्या करेंगे बताओ, 1 से 2 से 3 क्या है, पॉलीट्रॉपिक बोल रहा है, 2 to 3 क्या है, पॉलीट्रॉपिक, तो आप क्या लगाओगे PV के पावर n, तो कहा P2 V2 के पावर n इक्वल टू कहा P3 V3 के पावर, हाँ PV के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो क्या लिखोगे, अगर आप देखो यहाँ बात करोगे, अप्रोच ऐसा ही होगा क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर अगर हम कहां से कहां जाएंगे 2 to 3, तो कैसा क्वेश्चन बोल रहा है, पॉलीट्रॉपिक है, जब पॉलीट्रॉपिक होता है आदित्य, तो क्या बोलते हो PV के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो कहां से कहां तक जा रहा है 2 to 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे P2 इंटू V2 के पावर इक्वल टू P3 V3 के पावर n। मुझे बताओ क्या अब आपको V2 वैल्यू नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, P2 कितना है बताओ सर 4 P2 क्या है, PT है ना 4, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 4, V2 पता है क्या, नहीं निकालना है, ओके। P3 कितना है बच्चों 1, V3 कितना था 4 के पावर n, समझ में आ गई बात। तो यहां से आप एक काम कर लो, कुछ भी आप करोगे क्या सर, इसको हम इधर लेके चले, हाँ n की वैल्यू में पता है, तो एक काम कर लो ना, यहां से आप ऐसे करो V3 अपॉन या V2 अपॉन V3, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, V3 अपॉन, अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, वेल तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी V3 ऐसे करके, V3 की वैल्यू है 4, तो हम लिखते हैं 4 अपॉन V2 के पावर n, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जाएगा ये, इसको इधर लेके इसको इधर लिखो, ये क्या हो जाएगा 4। मुझे बताओ n का वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.4, तो 4 अपॉन n2 V2 क्या है बच्चों, V2 के पावर कितना है 1.4 इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, अब आप सुनो, अब आप बोलोगे सर अब बगैर कैलकुलेटर के तो सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों जो आया हुआ है वो आपके SSC JEE का मेंस में है, मेंस नहीं प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में था, ठीक है। तो मेंस में क्या होता है आपका कैलकुलेटर, बट क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया रिवा मतलब क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये वैल्यू क्या करेगा, दिया रहेगा। अगर आपका मेंस में आ रहा है तो चूंकि कैलकुलेटर अलाउड है, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहां से मैं आपको सीधा बता दूं, यहां से V2 का वैल्यू कितना आ जाता है मैं बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो यहां से V2 का वैल्यू आ जाएगा 1.486, कितना आ जाएगा 1.486 मीटर क्यूब। क्लियर है, सब कुछ आ गया, हमें सब कुछ आ गया, कुछ नहीं कर रहे बच्चों, P1 V1 ये सब किया हमने हमारे पास,
V1 V2 V3 सब आ गया, P1 P2 P3 सब पता है। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम सबका वर्क डन को ऐड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई वरीड नहीं होना है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे, इजी था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये दिया हुआ है? ये डायग्राम नहीं बोले, गिवन डायग्राम में है, ये डायग्राम में दिया हुआ था P1 इक्वल टू P2, जो ये कांस्टेंट प्रेशर है तो ये दिया हुआ था 4 बार, और ये भी P3 इक्वल टू 1 बार। हाँ, अब आप क्या करोगे, आप समझो बात। अब मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, मुझे सिखाना है, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ लिख लिया आप सबने, इतना लिख लो, फिर रुको मैं समझाता हूँ। ओके, अब देखो, अब आप क्या करोगे, सारा वैल्यू हमारे पास आ गया, तो सबसे पहले अप्रोच भी आप कैसे ही रखना है, आप अपना कॉन्सेप्ट से डरोगे मत, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आप लोग क्या होता है ना, क्वेश्चन देख तो डर जाते हो, नहीं होगा। सबसे पहले आपका मेंटलिटी होना चाहिए कि होगा, ठीक है ना। ये चीज मैं, आप लोग लगता होगा सर क्या बोल रहे हैं, हम बच्चे से बहुत इंटरेक्ट किए, बच्चा रियल बता रहा, 20 से 25 हजार को पढ़ा है, पहले डर जाएगा क्वेश्चन देख के, हम ही भी डरे, लेकिन हमको पता है कुछ ना कुछ रास्ता होगा क्वेश्चन में दोस्त, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हर केस का वर्क डन निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, वर्क डन W से 1 से 2 के बीच में क्या होगा, जल्दी बताओ। वर्क डन 1 से 2, तो आप बोलोगे सर P1 V2 माइनस V1, तो P कितना है बच्चों, 4 है ना। अभी देखो 4 क्या है, बार है, क्या है, बार, तो आप इसको किलो में कन्वर्ट कर लो, किस में करो, किलो में। तो देखो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 होगा, समझो बात। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 को लिख सकते हैं ना। तो देखो ये हो जाएगा किलो, ये कितना हो जाएगा, किलो, तो हम करते हैं 4 इंटू 10 टू पावर 2 किलो, समझ में आ रही बात। इंटू V2 कितना है बच्चों, V2 कितना है 1.486 माइनस V1 कितना है 1, यहां से आंसर कितना आएगा बताओ, किलो जूल में आएगा, किस में आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे आप 5 लिखते तो नॉर्मली जूल आता, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लेते, किलो में कन्वर्ट कर लेते। आदित्य समझ रहे बात। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, जल्दी कोई बताओ, जल्दी बताओ कि वैल्यू, यहाँ से सॉल्व करो जल्दी कोई। 194 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 194.4 कितना आ जाएगा, 194.4 यूनिट क्या होगा, किलो जूल। समझ में आ गई बात। वेल हमारे 1 से 2 आ गया, चलो जल्दी कर लो। हाँ 194.4 किलो जूल। नहीं ऐसा कुछ जूल में भी दे सकते हैं, है ना। अब जिसमें क्वेश्चन पूछेगा, मान लो क्वेश्चन पूछे किलो जूल में, किलो में बोलेगा सीधा जूल में बताओ, तो क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ना, और ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। क्या फर्स्ट 1 से 2 है, हाँ कांस्टेंट प्रेशर है, हाँ फिर हाँ हमने हर केस में वॉल्यूम निकाला बेसिकली। अभी हम वर्क डन आप निकाल रहे हैं, अब हम वर्क डन निकाल, ये हम V1 V2 चाहिए था ना, वो हमने निकाला बस। हाँ अब देखो ना, अब जैसे हम देखो वर्क डन हमको निकालना था ना, तो V2 माइनस V1 चाहिए था, तो क्या क्वेश्चन में V2 था क्या, नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने इतना करके V2 निकाला। अब हमारे पास V2 आ गया, और जब हमारे पास V2 आ गया तो हमने यही इक्वेशन लगा लिया। हाँ हाँ P इंटू DV का ही कॉन्सेप्ट है यार, उसी के बाद तो आता था P बाहर DV V2 माइनस V1 होता था ना, तो यही तो होता था। आ गया यहाँ तक हो गया, जल्दी करो। व्हाट इज सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या करोगे, कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट जो है हमारा W कहां से कहां तक है, 2 to 3। अब 2 to 3 में क्या होता है बताओ, पोलिट्रॉपिक P1 V1 मतलब, हाँ P2, आप देखो आप कहां से कहां तक जा रहे हो, 2 to 3 जा रहे हो ना। पहले आप ध्यान से समझो, 1 से 2 जाते थे, जैसे देखो बच्चों 1 से 2 तब ना होता था P1 V1 माइनस P2 V2, तो यहाँ कहां 2 to 3 जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, हाँ P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन n-1। क्वेश्चन आगे समझ में, क्या क्वेश्चन में P2 पता है आपको, तो बोलोगे यस सर, कितना पता है 4, है ना। P2 V2, अब इसको 10 टू पावर 2 कर दो, किलो में बना लिया हम। P2 V2 कितना है बच्चों, अब बोलोगे सर V2 था 1.486 माइनस
P3 कितना है 1 इंटू 10⁻²। अब V3 कितना है बच्चों, V3 कितना था 4 अपॉन n-1। n का वैल्यू कितना है बच्चों 1 -1। यहां से वैल्यू नहीं निकाल दोगे क्या, यहां से वैल्यू निकाल दोगे, कितना आ रहा है, हाँ लाइट कितना आ रहा है 486 किलो जूल, 486 किलो जूल आ गया। क्लियर है ना, कौन, हाँ हीट रिजेक्शन में, हाँ। तो अब तीसरा क्या प्रोसेस है बच्चों, तो कहां से कहां था, लास्ट कहां बच गया बताओ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कहां से कहां तक है 3 to 1। मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं क्या, करो खुद करो, क्या दिक्कत है, करो, लिखो प्रोसेस कितना आ रहा है फाइनल बताओ 1, सही है यार 125.8 है मेरा, बट फ्रैक्शन के कारण हुआ है, ठीक है। हाँ तब, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब 3 से 1 देखो फाइनल अपॉन इनिशियल होता था, यहाँ पे फाइनल क्या है 1 है ना, इनिशियल क्या है आइसोथर्मल के लिए 3 है। P2 देखो P1 V1 ln V2 अपॉन V1 होता था ना, V फाइनल होता था, यहाँ पे V फाइनल कौन है, कहां पे जाके फाइनल हो रहा है प्रोसेस 1 पे ना, तो V1 हो जाएगा। समझो बात, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप W 3 से 1 जाओगे, वर्क डन कहां से कहां तक बच्चों 3 से 1, तो क्या लिखोगे P3 V3 ln V1 अपॉन, देखो यार आप 1 से 2 जाते थे, समझो 1 से 2 जाते थे तो क्या होता था P1 V1 ln V2 अपॉन V1, फाइनल अपॉन इनिशियल ना। अभी कहां से कहां तक जा रहे हो 3 से, आशीष कितना 3 से 1 जा रहे हो, तो क्या बोलोगे P3 V3 ln, हाँ क्योंकि फाइनल है V1। तो मुझे बताओ P3 कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 है ना, इंटू 10⁻², किसमें हो गया बच्चों किलो में हो गया, समझ में आ गई बात। V3 कितना था 4 ln V1 कितना है बच्चों 1, V1 1 है ना, तो सॉरी V1 1 है, V3 कितना है 4। अब आप फिर से कैलकुलेटर का यूज करोगे, ये वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव में आएगा कुछ, कितना आ रहा है 554.5 है, कितना आ रहा है बताओ अमन 554.45, ठीक है 5, हाँ हाँ किलो जो रसायन क्या होगा माइनस होगा, नहीं वही तो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर में, जब ये किसका था मेंस का था, मेंस में क्या होता है आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है ना। अगर आपका प्रीलिम्स में आता है तो वैल्यू क्या करेगा, बार बार बोलिए वैल्यू आपको देगा। क्लियर है क्या, किसमें, नहीं आपका जो साइंटिफिक 1000 एफएक्स वाला आता है ना, वो मेंस में अलाउड होता है, चाहे ईएससी का मेंस हो या एसएससी जेई का मेंस हो, वो अलाउड होता है उसमें। यहां तक आ गया, सबका आ गया। अब मुझे बताओ डब्ल्यू नेट क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी डब्ल्यू नेट, तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू 1 से 2 प्लस डब्ल्यू 2 to 3 प्लस डब्ल्यू 3 से 1, डब्ल्यू 1 से 2 का वैल्यू कितना था जल्दी बताओ 1.486 था क्या, 1, हाँ 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 कितना 4, हाँ माइनस, आंसर कितना आ रहा है 2, कितना आया था, ठीक है अप्रोक्सीमेट चलेगा यार, मतलब देखो मेंस का है ना, तो कोई पॉइंट में ज्यादा लिया होगा कोई कम लिया होगा, वो मेंस में समझ जाएगा वो, है ना। तो आंसर 1 कितना, ये आंसर कितना रहा एग्जैक्टली इसका 126, ये 126 पॉइंट जो भी आ रहा है ना, आप लोग देख लेना, नो नीड टू वरी, ठीक है ना।
अच्छा एक बात बताओ, बोलो सर ये क्वेश्चन आपने करवाया क्यों, क्या पर्पस था आपका इस क्वेश्चन करवाने का? तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो साइकिल है बच्चों, ये जो साइकिल है आपका, ये साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? साइकिल क्या है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह घूम रहा है। तो मुझे बताओ नेटवर्क आपका पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? क्या आया नेटवर्क, क्या आया बच्चों? पॉजिटिव आया, है ना। अब याद रखना आज के बाद हमेशा जिंदगी में क्या याद रखना है, जब कभी भी कोई भी साइकिल क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा ये क्या करेगा, आपको वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो जितना भी आपका आईसी इंजन, आपका आईसी इंजन में क्या आपको पावर मिलता है, मतलब आपके गाड़ी से पावर मिलता है, तो आपका गाड़ी में जो साइकिल है कैसा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा। समझ में आगे बात? पावर प्लांट, बॉयलर सब पढ़ते हो, इसमें साइकिल क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। जहां पे भी हमें पावर मिलता है सब क्या होगा, क्लॉकवाइज। आरएसी में जो एसी चलता है, पावर मिलता है कि हम पावर इसको देते हैं, तो इसका साइकिल क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, जितना भी आरएसी का साइकिल होगा सब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कंप्रेसर, कंप्रेसर को आप पावर देते हो कि पावर लेते हो? देते हो, तो कंप्रेसर का साइकिल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ गई बात? आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम उसी को वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल बोलेंगे जो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और हमेशा उस समय क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा हमेशा क्या होगा, वर्क, कहां, कंज्यूमिंग बोलो या एब्जॉर्बिंग बोलो, जो भी बोलो, वो साइकिल होगा। ठीक है, तो जितना भी आरएसी पावर प्लांट का है, सॉरी पावर प्लांट आरएसी इंजन का सारा साइकिल क्या होगा बच्चों, आपका क्लॉकवाइज होगा। और इसमें क्या हो जाएगा आरएसी में, क्योंकि इसको हम पावर देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यही मेरा मेन मकसद था ये क्वेश्चन कराने का। क्लियर है? ठीक है, चलो वेल। और कभी अगर आ भी जाता है, मान लो अलग अलग प्रोसेस है, तो तीनों प्रोसेस को निकाल को आप क्या करोगे, हाँ प्लस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, और इसी को आप करोगे, अगर मान लो इसी में आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, सपोज करो अगर हम इसको, तो ये माइनस के साथ आ जाता आंसर। अगर सपोज करो हम इसको मान लो लेट्स अज्यूम, अगर हम इसको ऐसे कर देते, समझ में आ गई बात? तो देखो ये वाला वक्त तुम्हारा पॉजिटिव आता, 1 से 3 पॉजिटिव आता, बाद में सब क्या आता, निगेटिव आता, है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाता, निगेटिव, क्योंकि अभी एक ही निगेटिव है ना, कौन, 3 से 1 निगेटिव और सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होगा 1 से 3, बाद में क्या रहेगा, निगेटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा मतलब क्या हुआ, वर्क कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क कंज्यूमिंग। अच्छा एक बात और बताता हूँ, एक बार एक क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी साइकिल वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, क्या है बच्चों, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, तो क्या ये जरूरी है क्या उसमें जितना साइकिल हो सब वर्क प्रोड्यूसिंग हो? अरे यार एक बात देखो, तुम जो 3 से 1 दे रहे हो बच्चों, इसमें आपको वर्क मिल रहा है कि आप वर्क दे रहे हो, दे रहे हो ना। तो अगर कोई भी साइकिल हमें नेट वर्क दे रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है उसमें जितना प्रोसेस है सब हमें वर्क ही दे। देखो 1 से 2 आपको वर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 से 2 आपको वर्क दे रहा है, समझ रहे हैं बात, 2 to 3 आपको वर्क दे रहा है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना, सब अभी समझ रहे दोस्त। 3 से 1 आपको दे रहा है, आप दे रहे हो, कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब पिस्टन को दबा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्क दे रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट और याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसा साइकिल है जो वर्क प्रोड्यूसिंग है, नेटवर्क हमें मिल रहा है, इसका कोई जरूरी नहीं है उसमें सारा प्रोसेस वर्क प्रोड्यूसिंग ही हो सकता है कोई वर्क प्रोड्यूसिंग होगा, हो सकता है कोई वर्क कंज्यूमिंग होगा, लेकिन नेट हमें वर्क मिलेगा, नेट पॉजिटिव होगा। समझ में आगे बात? तो ये एक बार आपका आरआरबी जेईई में ऐसा क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट करके कि कौन सा स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर आया था कौन सा सही होगा। तो बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम चीज जो है आपके लिए एंटी मतलब वर्क कंज्यूमिंग के लिए भी है। अगर कोई साइकिल वर्क कंज्यूमिंग है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सारा प्रोसेस वर्क कंज्यूमिंग ही हो सकता है कोई वर्क, जैसे क्या, अभी मान लो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ बच्चों, तो ये वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है कि नहीं है ना। कैसे पता चला, क्योंकि सर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो हमें पता चल गया। लेकिन एक बात बताओ, 1 से 2 वर्क प्रोड्यूसिंग है कि नहीं है, सॉरी 1 से 3 वर्क प्रोड्यूसिंग है, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और 3 से 2 वर्क कंज्यूम हो रहा है, और 1 से 2 हो ही रहा है, तो इसमें भी वर्क कंज्यूमिंग है कि नहीं। तो ये बात आज के बाद हमेशा ध्यान रखोगे आगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें नेट पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है जो भी अंदर में हो रहा है, मुझे नेट पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, नेट नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, प्रोसेस हो सकता है कंज्यूम भी हो उसमें,
और ना भी कंज्यूमिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। चलो वेल, तो एक नोट लिखो यहाँ पे, एक नोट लिखो, लिखो नोट। इन पीवी डायग्राम, इन पीवी डायग्राम, इन पीवी डायग्राम, in PV diagram, all the clockwise cycle, all the clockwise cycle, all the clockwise cycle are always work producing cycle, are always work बोलो या पावर बोलो, वर्क और ऑब्लिक करके पावर कर दो, एक ही बात है, वर्क ऑब्लिक पावर work producing cycle, and all anti-clockwise cycle, and all anti-clockwise cycle, and all anti-clockwise cycle is work oblique power consuming cycle, work oblique power consuming cycle। क्लियर है? नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, मतलब एक था नोट नंबर 2, एक और नोट लिखो, लिखो इन वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, इन वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, इन वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, it is not mandatory, it is not mandatory, in work producing cycle it is not mandatory that all process should be work producing, it is not mandatory that all process should be work producing, should be work producing, मतलब ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, हो भी, मैं ये नहीं बोल नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, हो गया, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आप लोग से क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? स्पेसिफिक हिट हो गया था क्या? स्पेसिफिक हिट कौन सी? हाँ ठीक है, बताता हूँ। चलो इधर ध्यान दो, देखो सुनो इधर करो यार, काम बात करने लगते हो आप लोग। एग्जाम को एक क्लास आप लोग बस बात करने के लिए रखो, सब आओ आपस में बातचीत करो फिर चले जाओ, संडे को ऐसा क्लास रखा करो। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सीपीसी भी होता है, आपने एक क्लास में सी देखा था क्या? सी देखा था, ये क्या था बताओ? स्पेसिफिक हिट था। देखो याद रखो, देखो जब कभी भी आपके पास सॉलिड है ना बच्चों, तो हमेशा एक ही स्पेसिफिक हिट होगा, है ना? सॉलिड और लिक्विड के केस में भी, सॉलिड और लिक्विड। लेकिन जब गैस आएगा ना, तो गैस के केस में कितना सीपी आएगा? 2। कौन कौन? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट। अब बोलोगे सर क्यों? एक बात देखो बच्चों, सॉलिड के केस में हम प्रेशर की बात करते हैं क्या? आप सोच के बताओ, सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रेस, उसका हर चीज कांस्टेंट है। और आप अगर फ्लूइड की बात, मतलब लिक्विड की बात करो, तो लिक्विड भी इन जनरल क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। इन जनरल मतलब मैक नंबर की बहुत वैल्यू मत करो, इन जनरल लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है इन जनरल। तो देखो जब अगर इनकम्प्रेसिबल है तो क्या उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जैसे गैस कंप्रेसिबल है, तो गैस को जितना दबाएंगे उतनी प्रेशर क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। तो उस पर प्रेशर की और वॉल्यूम दोनों का फर्क पड़ेगा। तो याद रखना, लिक्विड और सॉलिड के केस में एक ही सी होता है, चाहे इसको सीपी बोलो सीबी बोलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के केस में कितना सू अच्छी आएगा? 2। एक आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, दूसरा आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा। लेकिन सॉलिड के केस में कितना आएगा? 1। लिक्विड के केस में कितना आएगा? लिक्विड के केस में कितना आएगा? 1। गैस के केस में कितना आएगा? बस। ठीक है ना? तो कहीं भी आप कभी देखे होंगे ना, जैसे हम लिखेंगे किसी बॉडी,
हम लिखेंगे हमारा बॉडी का क्यू बताओ, तो हम क्या लिखेंगे एम सी डी टी या डेल टी, सिर्फ सीपीसीबी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। इसका बोलूंगा मुझे स्पेसिफिक, इसका क्या है हीट दे रहे थे, सीधे बोले एम सी डेल्टा टी, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड के केस में सिर्फ एक ही सी होता है, लिक्विड होता तभी भी क्या होता बच्चों, एक ही सी, है ना। और अगर गैस होता तो तब हम पूछते, तब हम उनसे पूछते कि बच्चों ये बताओ तुम जो बात कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये मुझे क्वेश्चन में बताएगा कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। एक नोट नंबर 3 यहीं पे लिख लो, एक लिख ही लो ये पॉइंट, नोट नंबर 3 देखो, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, for solid and liquid only one specific heat is there, only one specific heat is there, only one specific heat is there, but in case of gases, but in case of gases, but in case of gases, clear, but in case of gases there will be two specific heat, there will be two specific heat, there will be two specific heat, inside the bracket लिखना, inside the bracket constant pressure Cp and Cv, हाँ सीधा Cp and Cv, Cp का मतलब हो गया constant pressure, Cv मतलब constant volume, क्लियर है। अब हम आते हैं बच्चों वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ हीट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुका हूं, हाँ मेयर्स इक्वेशन, अरे इसमें कराऊंगा फर्स्ट लॉ में आप लोग क्या लगता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करवाए कहाँ, फर्स्ट लॉ करेंगे ना, तो फर्स्ट लॉ हम देखेंगे आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ, उसमें हम आपको दिखाएंगे सीपी माइनस सीबी इक्वल टू गामा, सीपी अपॉन सीबी इक्वल टू गामा, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, है ना। और फिर यही सब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर कैसे इसको टर्म चेंज करते हैं, ऐसे आपको चाहिए तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लोग कोई बात नहीं, बट मैं सब बताता आपको। देखो सीपी माइनस सीबी क्या होता है बच्चों, इसने पहले एक इक्वेशन सीपी अपॉन सीबी क्या होता है, ये क्या होता है गामा, और ये हमेशा वैल्यू एक से छोटा होगा, मतलब जो बोलते हैं कुछ में बोल देते हैं हाँ सर, गामा का वैल्यू हमेशा क्या होगा बच्चों, एक से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होगा एक से, मतलब एक से नहीं, सीपी जो है सीबी से हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा, तो गामा एक से ज्यादा होगा, पहला। दूसरा इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सीपी माइनस सीबी क्या होता है, आर होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप जिस टर्म में चाहते हो, जैसे क्या आप अगर सीपी को रिप्लेस करना चाहते हो तो क्या लिखो, सीपी इक्वल टू गामा सीबी, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, गामा गामा सीपी लिख सकते हैं ना, देखो सीपी को गामा सीबी लिख सकते हैं, भाग गया जी हमको लगा भाग गया तो आप क्या लिखोगे, देखो गामा सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर, क्लियर है। यहां से आप सीबी कॉमन ले लो तो क्या होगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर, यहां से सीबी क्या हो जाएगा बच्चों, आर अपॉन गामा माइनस 1, कभी बार यूज करना पड़ेगा, या उल्टा आप करते, सपोज करो अगर आपको सीपी के टर्म में चाहिए तो क्या लिखोगे बताओ, सीबी को क्या लिखोगे, सीपी अपॉन आप यहां से लिखना चाहोगे सीबी इक्वल टू क्या लिखोगे, सीबी इक्वल टू आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सीपी अपॉन गामा। अब आप इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे क्या है, सीपी है, सीपी माइनस सीपी अपॉन गामा, है ना, इक्वल टू व्हाट, आर, क्योंकि ये सीबी होता था, क्लियर है। यहां से आप क्या करो, सीपी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू गामा, गामा माइनस 1, क्लियर है। एक चीज और देखो, हमारे पास जब आइडियल गैस इक्वेशन, ये लिखो एक और यहीं पे कराई देते, फिर हम फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे, लिख लो, लिख ही रहे तो, क्योंकि सी स्पेसिफिक हिट से रिलेटेड ही है, बट वो हाँ यहाँ पे आर क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, लिख लो, अभी बात मैं भी बताऊंगा, आर क्या है, वेयर आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखो
कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये आपका आर है, ठीक है। आर क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। देखो हमारे पास गैस कांस्टेंट दो होता है, एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बट मोस्टली हम जो डील करते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के साथ ही क्या करते हैं, डील करते हैं। बट चूंकि कभी कभार आप देखो एक चीज और समझो, पीवी इक्वल टू एमआरटी लगाते हो, पीवी इक्वल टू एमआरटी, यहाँ पे याद रखना प्रेशर हमेशा किस में लेना है आपको, हमेशा किस में लेना है, किलो किलो जूल नहीं, प्रेशर का किलो पास्कल होगा, है ना। वॉल्यूम हमेशा आपको किस में लेना है, मीटर क्यूब। मास हमेशा किस में लेना है, केजी में, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में, ठीक है। अब एक चीज और देखो, हमारे पास एक बात रखना, आर एक होता है जो आर होता है हमारा वो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये होता है हमेशा आर बार अपॉन एम। यहाँ पे आर बार क्या होता है, आर बार इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख लेना। और आर क्या है बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो आर बार आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। ये लिख लो आप लोग अगर चाहिए तो आपको, ठीक है। 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन करके आता है, ठीक है। हाँ 0.287 आर का आता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पहले तो 0.287, लेकिन आर बार का कितना होता है, हाँ तो यही चीज याद रखना यहाँ पे। हालांकि हमको आर बार से ज्यादा मतलब है नहीं, हमें किससे काम करना है, हमेशा आर से करना है, कैरेक्टरिस्टिक गैस से काम करना है। 0.287 होता है, ठीक है। हाँ ये पीवी इक्वल टू कहाँ लगाते हैं, पानी में लगाते हैं क्या, पीवी इक्वल टू एमआरटी किस में लगाते हैं, एयर में लगाते हैं। अदर गैस के केस में वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, आर बार का वैल्यू आपका अलग, लेकिन वह जानते हो अगर अलग गैस हो जाएगा ना तो ये एग्जैक्टली इक्वेशन अप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए लगा रहे हैं आप, आइडियल गैस। और आपको भी जान के हैरानी होगा, दुनिया में आइडियल नाम का कोई भी चीज आ जाए तो आप समझ एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। क्या हुआ, चलो अब हेडिंग डालो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी हीट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हीट आपका बाकी है। जब फर्स्ट लॉ करेंगे उसके साथ हम और हीट को क्या करेंगे, आपने वर्क निकाल लिया सभी प्रोसेस में, वर्क तो सब में आ गया, लेकिन अभी तक हम हीट निकाले हैं क्या, कांस्टेंट प्रेशर में हीट कितना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कुछ भी नहीं निकाले हैं। इसको अब हम डील करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ के बाद, मतलब विद फर्स्ट लॉ। हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, इसको प्रूफ कर सकते हो क्या, कौन सा प्रूफ है उसका, मैथमेटिकल, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ओके। आपको मैं बताता हूँ, ये मेयर्स ही किया था, फर्स्ट लॉ किसने दिया था पता है आपको, मेयर्स ने ही दिया था। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, फर्स्ट लॉ सबसे पहले दिया था मेयर्स। लेकिन ना देखो पहले क्या होता है, जैसे अभी आप लोग एमटेक करोगे तो आपको पता होगा, एक पब्लिकेशन आपको मतलब अपना प्रकाशित करना होता है जर्नल्स में कि हमने ये एक्स्ट्रा किया है, एमटेक करोगे तब। तो वह क्या था, वो भी उस टाइम रिसर्च कर रहा था मेयर्स। तो मेयर्स क्या किया, सबसे पहले मेयर्स ही बोला था समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ W फॉर अ साइकिल, वही बात बोला। लेकिन इसको बोला कि ठीक है तुम इसका प्रूफ करके दिखाओ। तो हो सकता है उसका दिमाग जैसा भी हो, तो मैंने बोला कि सर इसका, वो फंस गया यार, इसका प्रूफ तो होता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसके पास भी था, लेकिन उसको बोला कि न्यूज, जैसे आप न्यूज़पेपर में कुछ देते हो तो बोलते हैं प्रूफ दो हमें, जर्नल्स में देंगे तो पूरा मैथमेटिकल टूल्स दो, तो उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। तो रिजेक्ट हो गया, बोला कि नहीं यार नहीं चलेगा। उसके बाद उसका रूम पार्टनर था जूल, रूम पार्टनर समझते हैं ना, हाँ, वो बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, उसको भागा दिया, नहीं लिया। इसके बाद हो गया यही लेके यार ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तब वही बोला कि सर देखो प्रूफ दो तरीका से करते हैं हम। बोला कैसे कैसे, तो मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो बोला तो क्या, तो बोला सर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मैथमेटिकल नहीं है। बोला चलो करके दिखाओ, ले गया,
इसको सेटअप जो था उसको क्या किया, करके दिखा दिया। तो यहीं से क्या आ गया, जूल्स का नाम आ गया, मेयर्स का नाम। लेकिन सब काम किसने किया था, मेयर्स ने ही किया था, बट उसको इतनी नहीं पता था कि हमको एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना, मैथमेटिकल प्रूफ इसका नहीं है। क्लियर है। तो पहले सबसे पहले है, देखो फर्स्ट लॉ के लिए हम जो जो दिया था जूल्स, वो किसके लिए दिया था, साइकिल के लिए दिया था। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, साइकिल के लिए एप्लीकेबल है। अब आपने ये भी सुना होगा, आप हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि पूरा हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना, समझ में आएगा इन जनरल। लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको फंसाएगा ये सब बोल के। तो बोलना कि सर देखो आप जो बोल रहे हो प्रोसेस के लिए होता है, और ये किसके लिए बच्चों, साइकिल में। साइकिल में ये चीज संभव है, साइकिल में होगा समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन प्रोसेस में चीजें हम ऐसे करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो एक हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, देखो फॉर अ क्लोज सिस्टम, और क्लोज को अंडरलाइन करो, मतलब फर्स्ट लॉ जो आया था किसके लिए आया था, क्लोज्ड के लिए आया था। ये सभी आएगा ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लॉ ओपन के लिए था, क्लोज्ड के लिए था। जो सब अलग बात है, बाद में हम इसको ओपन में किए हैं, लेकिन जो दिया गया था किसके लिए दिया गया था, क्लोज्ड। लिखो, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग साइकिल, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग साइकिल, अंडरगोइंग साइकिल। तो मुझे बताओ जो फर्स्ट लॉ है साइकिल के लिए है या प्रोसेस के लिए है, जो दिया गया था जो बेसिक है वो क्लोज सिस्टम के लिए दिया गया था, और किसके लिए दिया गया था, साइकिल के लिए दिया गया था। अलग बात है इसको हम प्रोसेस में लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे हम देखेंगे। क्लियर है। सो लेट्स राइट डाउन, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर is equal to, net heat transfer is equal to net work transfer, is equal to net work transfer. Okay, that is ऐसे करके लिखना, समेशन ऑफ Q इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ W। क्लियर है ना बच्चों। ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए है कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए है, बताओ बताओ, ये रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था यार, सर बीपीएससी में आया था, याद नहीं आ रहा है यार। एक बात बताओ, हम कुछ अभी बोले हैं क्या कि रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, अभी जो जूल ने बोला कुछ भी बोला है। अगर जूल बोलता कि इट इज फॉर रिवर्सिबल साइकिल, तब आप क्या बोलते, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब क्या है यार, जनरल है ना, कुछ भी नहीं बोला तो क्या है। कभी कभार बच्चा अपने दिमाग लगा यार ये रिवर्सिबल, कुछ बोला क्या, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हाँ सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, प्रोसेस होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, साइकिल, रिवर्सिबल हो कि रिवर्सिबल साइकिल, कुछ भी हो सकता है सर, चाहे रिवर्सिबल साइकिल हो या इरिवर्सिबल साइकिल हो। समझ में, अपने आप से मत सोचो, जो सेंटेंस था तो आप बोलोगे सर ये जनरलाइज है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। ओके, सो ये क्या बोलोगे, ये जो होगा हमारा चाहे रिवर्सिबल साइकिल हो और इरिवर्सिबल साइकिल हो। आप लोगों का आज से 8 बजे से, अब 8 बजे से मैकेनिकल के लिए स्पेशल क्वेश्चन सेशन शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें चड्डा सर की आज क्लासेस होंगी, तो सोम चड्डा सर लेंगे, फिर ये सर लेंगे और फिर अंकित सर लेंगे। तो राजीव सर, अंकित सर और चड्डा सर मिलके आपके पर डे एक घंटे क्वेश्चन, ठीक है। 8 बजे से क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और नंबर ऑफ हम क्वेश्चन चाहिए कि मतलब 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा तो हम उस टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, पर डे एक घंटे की, क्योंकि होता क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे उतना फायदा। हाँ प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है ना अभी आपको। एक मिनट में, हाँ ये चीज याद रखना है बस, एक मिनट से मतलब बार साल। थैंक यू।
वो और मतलब तुमको वैसे पढ़ा रखा है जैसे एबी दिया सेकंड थर्ड वाला कंप्यूटेशन में वैसे क्वेश्चन नहीं आते इसीलिए मैंने चेंज भी किया था। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ वैसा नहीं है अच्छा होगा जो भी होगा एक बार मेजॉरिटी तो देखते हैं अगर फीडबैक खराब होगा तो जाएगा वैसे भी गली जा रहे थे बुलाएंगे नहीं चालू लगता है किराया चलो ठीक है थैंक यू सर शाम को 8:15 बजे ठीक है ओके सर 8:15 से 9:15 1 घंटा रहेगा। नहीं चड्डा सर सोम लेंगे। मैं बताऊं मैं क्या स्टार्ट करूं? FM इंडस्ट्रियल FM, चलो मैं FM ही करूंगा ठीक है। नहीं यहाँ जो मैं मेनली हूँ FM थर्मल इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक अलग बात उस टाइम मैं नहीं था सर पढ़ाया था आपको। तो हाँ FM करो सही है। और जब हमारा थर्मल ओवर हो जाएगा तो फिर थर्मल का देखेंगे तब तक आपको इंडस्ट्रियल चलेगा उधर। और जब इंडस्ट्रियल ओवर हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्रियल करेंगे। टेस्ट सीरीज भी देते ही रहूंगा। हाँ क्या? हाँ मतलब जो उस टाइम होगा ना तो सभी जैसे सभी सब मतलब जनरल क्वेश्चन ले लेंगे सेट करके उसको डिस्कस करें क्या? ठीक है चलो तो अभी ना FM ही करते हैं ना, फ्लूड ही करेंगे। और जब ये आपका फ्लूड ओवर हो जाएगा तब थर्मल। अच्छा देखा था यूट्यूब क्या? अच्छा आंसर में ऐसे करके टिक। अरे होता क्या था ना, देखो आपने देखा होगा 1-2 मैंने टिक करने की कोशिश किया क्वेश्चन भाग जाता था है ना। मैं बोला कि यार हटाओ तो एक आध ऐसे करके जा रहा था ना तो भाग जाता था तो, दो के स्पीड पे देखते ले तो क्या इतना फास्ट में? एक तो मैं बोलता हूँ फिर 2 में समझ लेते हो। सही है। नहीं इसमें मैं करूंगा। होता था ना आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था। हाँ अरे तो ऊपर भाग जाता था। चलो कोई बात नहीं ठीक है क्लियर है। तो आप ये पॉइंट लिख लो। दिस इज फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल साइकिल हो और इरिवर्सिबल साइकिल हो कोई फर्क नहीं। और एक बात बताओ इरिवर्सिबल साइकिल का क्या मतलब? ध्यान से समझो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों को रिवर्सिबल ऐसे करके देखो, जैसे ऐसे करके है ऐसे करके है ऐसे करके है, ये रिवर्सिबल साइकिल है कि इरिवर्सिबल साइकिल है बताओ? नहीं डायरेक्शन तो ये ले लो हटो। देखो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया कि कंटिन्यूअस लाइन से बनाया? कंटिन्यूअस लाइन है ना। और मैंने आपको क्या बताया था एक क्लास में, जब कभी भी कंटिन्यूअस होगा मतलब हर एक पॉइंट पे हमको प्रॉपर्टी पता है, और अगर हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी पता है तो कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हाँ क्वासी स्टैटिक है इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो देखो कोई भी साइकिल में सुनो बात यार, कोई भी साइकिल में अगर सारा का सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल साइकिल। जैसे बहुत सारा प्रोसेस है उसमें सभी के सभी क्या है? रिवर्सिबल, तब उस साइकिल को क्या बोलेंगे? अब एक बात बताओ, ये अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर देते ऐसे ऐसे रहता, समझो बात यही है, ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है
और एक ऐसे 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 ऐसे। मुझे बताओ ये साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? बोलोगे सर कहीं पे भी एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया ना, 50 गो प्रोसेस रिवर्सिबल है लेकिन एक भी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, तो पूरा साइकिल को क्या कर देगा? मतलब बहुत सारा आम है, एक भी आम उसमें सड़ जाएगा तो सारे आम को क्या करता है? सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है, सभी रिवर्सिबल है लेकिन सिर्फ एक क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल है, तो पूरा साइकिल को क्या कर देगा? इरिवर्सिबल। और कोई साइकिल है जिसमें बहुत सारा इरिवर्सिबल है और एक क्या है, रिवर्सिबल, तो साइकिल क्या हो जाएगा? अरे बहुत सारा सड़ा हुआ आम है, एक अच्छा आम है, तो वो भी क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, तो भी क्या होगा बच्चों, इरिवर्सिबल। मतलब कहीं पे भी एक भी प्रोसेस तुम्हें इरिवर्सिबल दिख जाए कम से कम, तो पूरा साइकिल क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और साइकिल रिवर्सिबल तभी होगा जब पूरा पूरा क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो ये लिख लेना, लेकिन आप हेडिंग डालना क्या, जब हाँ बैक जाएंगे तब साइकिल है, बैक जाएंगे तो वही बात होगा, बैक जाएंगे। जैसे कि आप देखो, अभी आप समझिए, जैसे क्या ऐसे था ना, ऐसे करके सेम पाथ फॉलो करके वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो डालो, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ एनालिसिस, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देखो अभी आप जो पढ़े हो ये सिर्फ किसके लिए था बच्चों, साइकिल के लिए था, और किसके लिए था, क्लोज सिस्टम के लिए। और आपको मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका था कि क्लोज सिस्टम गिन चुन के है, मोस्टली सिस्टम क्या है हमारा, ओपन सिस्टम है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हर जगह क्या हो बच्चों, अप्लीकेबल हो जाए। बस फर्स्ट लॉ वही था जो आपने लिखा था, अब उसका हम रिजल्ट देखेंगे, मतलब नहीं होता उसको डिटेल स्टडी करेंगे और क्या क्या हो सकता है, तो उसका हम रिजल्ट, तो हम देखते हैं पहला रिजल्ट उनका क्या आएगा, तो हेडिंग डालना फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट की हम क्या करते हैं बच्चों, बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो जरा, ये हमारा पॉइंट 1 है बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, हम एक हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, देखो हम इसको बोल रहे हैं ये, ठीक है, देखो जान ये है 1, ये है 2, जाने का कितना तरीका है बच्चों, एक, 1 से 2 जाने का भी कितना तरीका, मैं जो दिखाया हूं इसमें एक, और आने कितना तरीका है, 2। कौन कौन, मैं पाथ का नाम बोल देता हूँ, ये क्या बच्चों, पीवी डायग्राम, पाथ का नाम ले लो, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है बच्चों ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। अच्छा एक बात देखो, कितना साइकिल है यहाँ पे, बाद में बनाना, पहले समझ लो। देखो 1A 2B कितना साइकिल है, तो आप बोलोगे सर 2, एक तो 1A 2B 1, एक साइकिल है 1A 2B 1, दूसरा क्या साइकिल है 1A 2C 1, यही है, क्लियर है, यही दो आपके पास है, यस। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारे पास 2 साइकिल है, हम फर्स्ट लॉ को वहां पे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप साइकिल, एक साइकिल आप इसके लिए 1A 2B 1 के लिए लगाओगे तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर समेशन ऑफ Q इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ W, है ना, तो आप बोलोगे सर हम जो बात करते हैं 1A 2 के लिए बात करते हैं, फिर दूसरे के लिए बात करेंगे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, DQ इक्वल टू DW। तो देखो ऐसे करके लिखोगे DQ, यहाँ पे लिख भी नहीं पाएंगे हम क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको मिनिमाइज कर दूं क्या, नहीं मिनिमाइज, ठीक है, ये डायग्राम बनाओ आप लोग, पहले डायग्राम बनाओ, हो गया है, हो गया, हो गया। चलो देखो एक बात बताओ, समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W होगा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बोलते हो क्या, मैं इसको लिखूं DQ 1A 2, मतलब ये साइन पाथ 1A 2 प्लस प्लस DQ क्या 2B 1, है ना,
तो मुझे बताओ ये साइकिल कंप्लीट हुआ, 1a 2b1 साइकिल कंप्लीट हो गया। ये क्या है? समेशन ऑफ क्यू। ये क्या है बच्चों? समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू क्या लिखेंगे बताओ? तो बोलोगे सर डी डब्ल्यू कहां से कहां तक? 1a 2 प्लस डी डब्ल्यू कहां से कहां तक बताओ? 2b1। ये किस साइकिल के लिए हुआ? तो 1a 2b1 साइकिल के लिए हुआ। दूसरा साइकिल क्या है बच्चों? 1a 2c1। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम बताओ? उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो बोलोगे सर फिर हम लिखेंगे डी क्यू। क्या लिखेंगे? 1a 2 प्लस डी क्यू क्या लिखेंगे बताओ? 2c1। अब ये होगा समेशन ऑफ डब्ल्यू। अब क्या होगा? समेशन ऑफ हीट हुआ, समेशन ऑफ डब्ल्यू लिखना है। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा? डी क्यू बताओ 1a2 प्लस डी डब्ल्यू 2c1। यही करेंगे? यही करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? एक बात बताओ, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? डी क्यू 1a2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों? ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या? अब ये माइनस साइन हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या था आपका? माइनस था। तो हो क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सर डी क्यू 2b1 माइनस ऑफ डी क्यू 2c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू 2b1 माइनस ऑफ डी डब्ल्यू 2c1। अभी रुक जाओ, ध्यान से रुको रुको, मत लिखो मत लिखो, इधर देखो, इधर देखो सब। एक बात मुझे बताओ यार, जल्दी बताओ तुम लोग, ये जो है बच्चों डी क्यू 2b1 और डी क्यू 2c1 क्या दोनों सेम है क्या? ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रटना पड़ेगा। मुझे बताओ डी क्यू 2b1 डी डब्ल्यू 2b1 और डी डब्ल्यू 2c1 क्या ये सेम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्या है? पाथ अलग अलग है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ यार, एक बात बताओ, जैसे जैसे इस दोनों में चेंज आएगा वैसे वैसे इसमें भी चेंज आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे इसमें चेंज आएगा वैसे वैसे इसमें चेंज आएगा। अच्छा इसका मतलब ये तो सर पाथ पे डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब ये भी किस पे डिपेंड करेगा सर? पाथ पे। अच्छा आज जाके हमको क्या पता चला? फर्स्ट लॉ से क्या पता चला कि हीट ट्रांसफर भी क्या है बच्चों? पाथ फंक्शन है। किससे पता चला? आप कहीं पूछेगा किससे पता चला? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें यह पता चल रहा है कि वर्क हीट ट्रांसफर जो है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ वर्क ट्रांसफर पे। और वर्क ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? पाथ फंक्शन पे। अतः इससे ये बात सिद्ध होता है कि हीट ट्रांसफर भी क्या है? पाथ फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं, जो जो वर्क ट्रांसफर चेंज होगा सब हीट ट्रांसफर में होगा। ध्यान से समझो, वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन था, हीट ट्रांसफर भी क्या होगा बच्चों? और मैंने आपको क्या बताया था? हीट एंड वर्क एनर्जी तो है बट क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्यों नहीं है मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। तो बात आपको समझ में आ गया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हीट जो था, अच्छा वर्क जो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल था कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था? इनएग्जैक्ट। तो हीट क्या होगा बच्चों? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। समझ में आ गई बात? वर्क जो था, हाँ वर्क जो था आपका ट्रांजिएंट इन ट्रांजिएंट बोलते थे, टाइम के साथ वैरी करेगा। हीट भी क्या होगा? मतलब जो कुछ वर्क करेगा सब क्या करेगा बच्चों? हीट के लिए अप्लीकेबल है। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, ये हमको कहां से पता चला? तो फर्स्ट लॉ के, देखो हमने कुछ किया बच्चों, समझो, हमने साइकिलिक जो फर्स्ट लॉ बोल रहा था हमने वही तो किया। हमने कुछ किया क्या? अरे क्या हो गया है ना? हमने कुछ किया क्या? फर्स्ट लॉ की बात किया, साइकिल के लिए था, हमने लगाया साइकिल के लिए। हमने उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स से हमें दिख गया कि हीट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क पे डिपेंड कर रहा है। और जो जो वर्क होगा वैसे वैसे क्या करेगा? हीट। कम समझ में आ गई बात? तो आज के बाद से जो भी वर्क के लिए अप्लीकेबल था सर, और ये भी हीट ट्रांसफर भी बाउंड्री फिनोमेना है कि नहीं है? हीट जैसे वर्क ट्रांसफर क्या था? बाउंड्री फिनोमेना। तो हीट ट्रांसफर भी क्या होगा? बाउंड्री फिनोमेना है। इतना लिखो, फिर मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा।
क्या हुआ बताओ हमको। अरे पूछो हमसे, हम उनसे ज्यादा जानते हैं, पूछो। क्या ये पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ। कहाँ रे, जीरो कहाँ लिखा? अब देखो 2v1। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, अब आप बोलो कि सर आपने ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों लिख रहे हो? आपने किसी ने मुझे पूछा क्या? किसी ने मेरे से पूछा ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? मैं बताता हूँ, जो चीज इनएग्जैक्ट होता है ना बच्चों, हमेशा इसको कट करके दिखाते हैं। तो हिट क्या है? इनएग्जैक्ट, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे। कहीं भी बुक में देखना कटा हुआ तो आप समझ जाना क्या है, इनएग्जैक्ट। ऐसे करके डीडब्ल्यू, आपने कभी ऐसे डीडब्ल्यू, क्या आपने डीपी को ऐसे कभी कट किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या था, एग्जैक्ट था। ठीक है ना, तो ये हम नहीं करेंगे। तो कभी भी हम कट करेंगे, इससे आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये है इनएग्जैक्ट है। पहली बार? ये सब पहली बार देख रहे हो? अच्छा बात है, पहली बार ही तो इधर आए हो। नहीं तो चीजें समझ में आ रहा है ना, जो जैसे चेंज हो रहा है सारी चीजें आपको आ जाएगा क्लियर, कोई वरी नहीं है। तो हो गया यहाँ तक। तो लिखो एक छोटा सा पॉइंट लिखो नीचे में, एक नीचे में पॉइंट लिखो। लिखो इवन 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 end point of path B and C, even and E and D, even and E and D, and end point and देखो even in end point of path B and C are same, B and C are same, B and C are same, but heat transfer is not same, but heat transfer will not same, not same, and it vary or changes, and it changes, और vary जो भी लिखना है की बात है, and it changes according to work, according to work, according to work, thus it is also a path function, thus it is also a path function, thus it is also a path function। क्लियर है? अब एक छोटा सा हेडिंग डाल देना, छोटा सा, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क, दोनों के लिए। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क, some important points with respect to heat and work, some important points with respect to heat and work। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, both are in exact differential, both are in exact differential। ठीक है, नेक्स्ट, both are not properties, both are क्या पाथ पे डिपेंड करता, प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं होगा। तो both are not properties, both are, next, both are path function, both are path function। ठीक है, both are boundary phenomena, next point, both are what, boundary phenomena। बाउंड्री फेनोमेना समझ रहे हैं ना? वर्क कब होगा, जब एनर्जी क्या करता है, बाउंड्री को क्रॉस करता है, बाउंड्री को पार करता है, तभी तो बोलते हो आप। तो हीट कब होगा बच्चों, जब ये क्या करेगा, आपका बाउंड्री को पार करेगा। क्लियर है? तो इसलिए दोनों क्या बोलते हैं, बाउंड्री फेनोमेना। एक वर्ड क्या बच गया जी, एक और कोई बच गया ना, 4 गो हुआ ना, एक होगा और ट्रांजिएंट वाला ना। हाँ तो लिखो, हीट एंड वर्क बोथ आर ट्रांजिएंट इन नेचर,
हीट एंड वर्क बोथ आर ट्रांजिएंट इन नेचर। ट्रांजिएंट का मतलब टाइम के साथ ही क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि हीट और वर्क क्या है, इसमें से कोई एक पूछ लेगा, बोलेगा प्रॉपर्टी है, फिर बोलेगा एक्सटेंसिव है, एक बोलेगा इंटेंसिव है, एक बोलेगा पाथ फंक्शन है। नहीं आ रहा समझ में? तो आप क्या क्या टिक लगाओगे? ऑप्शन डी होगा नन ऑफ अबव, इस तरह से ऑप्शन होगा। पहले तो पॉइंट फंक्शन ऐसे करके बना के देगा तो आप समझ जाओगे, बाउंड्री फिनोमेना भी आप चीजें समझ में आ जाएगी। चलो ये पहला रिजल्ट आ गया, अब हम दूसरा रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट तो आपको समझ में आ गया, तो सेकेंड रिजल्ट क्या है मुझे ये बताओ, व्हाट इज सेकेंड रिजल्ट। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, बी और सी की बात करते हैं। मैं ए मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखो पहले क्या था, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, अभी मैं सी वाला मिटा दूं क्या, मैं ए वाला मिटा दूं क्या, कैसे मिटेगा मुझे यही बताओ, यही मिटाऊंगा। ये रुको, अब मैं ये मिटाता हूँ, पीछे आ रहा है, अच्छा इससे, हाँ वेल, अरे बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अच्छा मुझे बताओ अब ये प्रोसेस है कि साइकिल है? प्रोसेस है कि साइकिल है? सब चिल्ला के बताओ, प्रोसेस है कि साइकिल है? अरे बेवकूफ, एंड पॉइंट दोनों का देखो, ये मैं साइकिल कब होता है, जब एंड पॉइंट क्या होता है, मतलब जब 2 से स्टार्ट हुआ पुनः 2 के पास चला जाता। स्टार्ट कहां से हुआ था, 2 से, पहुंचा कहां, 1। अलग बात है, हम दो अलग अलग रास्ता से पहुंचे हैं, एक हमारे पास बी रास्ता है, दूसरा क्या है, सी रास्ता है। तो ये पाथ है कि साइकिल है, प्रोसेस है कि साइकिल है? प्रोसेस है बच्चों, साइकिल नहीं है। साइकिल ये तब होता जब आप क्या बोलते हैं, हेलो, हम्म, 13,500। आप 1 घंटे के बाद फोन कीजिएगा, थोड़ा क्लास ले लो। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये क्या हमारा पाथ है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टर्म है यहाँ पे ध्यान से यही देखो, यहीं पे मैं करता हूँ, ये जो टर्म है दोनों पाथ के लिए है कि प्रोसेस के लिए, 2b1 2c1 2b1 2c1। तो आप बोलोगे सर ये किसके लिए, प्रोसेस के लिए है। साइकिल तब होता जब ये साइकिल कंप्लीट होता, यहाँ पे साइकिल नहीं है। अच्छा यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं कि यहीं से आप जहां के हो वहीं से आप भी कंटिन्यू करोगे। हम पहले समझो, एक काम हम छोटा सा काम कर सकते हैं क्या, हम एक काम करते हैं, सब डी को एक साथ लिखते हैं, सब डब्ल्यू को एक साथ लिखते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा लिख लेते हैं, चलो तो हम यहां से हम लिखेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं डी क्यू है ना, 2b1 2b1 वाले के साथ 2b1 को रखो, माइनस रखूं, अच्छा डी क्यू, रुक जाओ, डी डब्ल्यू 2b1 के एक साथ लिख लो प्रोसेस को, तो क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू 2b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू इधर लेके चले जाओ, डी क्यू, हाँ डी क्यू 2c1 माइनस डी डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एक बात बताओ, ये मान लो y है, सपोज करो ये क्या है बच्चों, y, और मान लो ये z है, ये क्या है आपका। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो y और z जो है वो दोनों पाथ के लिए सेम है? अरे नहीं यार, कुछ समझ में देखो, b चाहे तुम 2b1 और 2c1, ये जो dq माइनस dw है दोनों पाथ के लिए सेम है कि नहीं है यार। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। अगर मैं लिखूं आप ऐसे लिख सकते हो कि सर dq माइनस ऑफ dw कितना, 2b1 इज इक्वल टू dq माइनस dw कितना, 2c1। अरे यार एक बात बताओ, ये जो भी चीज है dq माइनस dw जो भी है, ये दोनों पाथ के लिए सेम है कि नहीं है। अब गो क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम, एक बात बताओ यार, dq माइनस dw, तुम पाथ 2b1 की बात करो, मतलब यहां से हम ऐसे आ रहे हैं है ना, या हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यह dq माइनस dw। तो dq माइनस dw को हम बोल देते हैं कि ये भाई साहब कुछ नहीं, मान लो इसको हम बोल देते y है,
क्या है बच्चों, y। क्या है मुझे नहीं पता, मैं रेंडमली कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, y है। और ये किस पाथ के लिए बच्चों, 2b1। इसको मैं 2 मिनट के लिए मान लो z मान लेता हूँ। तो ये बताओ, ये z है, ये क्या है बच्चों, 2c1। अब एक बात बताओ, ये जो y इक्वल टू z है कि नहीं है, y इक्वल टू z है, किस किस पाथ, दोनों पाथ अलग अलग है। एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा बात बताओ, इसका मतलब ये जो y और z है, क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, पाथ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों का पाथ अलग अलग है ना, दोनों का पाथ क्या है, अलग अलग है, बट वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि y इक्वल टू z है। अगर y 5 है तो z भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन एक का पाथ था 2b1, दूसरे का पाथ क्या था। इसका मतलब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये y z जो कुछ भी है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ, क्योंकि दोनों का पाथ अलग अलग है, फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जो चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका मतलब dq माइनस dw कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। dq माइनस dw क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है। इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है, dq माइनस dw क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। मतलब इतना पॉइंट, अच्छा मतलब हमें ये समझ में आ गया कि dq माइनस dw ये साइकिल के लिए कि प्रोसेस के लिए है, प्रोसेस के लिए। मतलब dq माइनस dw जो कुछ भी है ये प्रॉपर्टी है। इतना तो हमको पता है कि सर देखो ये भी एनर्जी है सर, और सर ये भी एनर्जी है सर। इसका मतलब dq माइनस dw कुछ नहीं है सर, एनर्जी का डिफरेंस है। और एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, एनर्जी होगा। हाँ du होगा, सही बता रहे हो, आगे मैं बताऊंगा du क्यों होगा, बट होगा तो एनर्जी ही। इतना आप समझ में आ रहा है बात, होगा क्या, एनर्जी होगा। क्लियर है, यहां तक लिखो, फिर मैं पॉइंट लिखाता हूँ। यहां तक करो, ये यहां से तुम लिख भी लियो, ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी, जो नहीं लिखो लिखो। अब ये पानी नहीं रखता है क्या यहाँ पे, हो गया, पहले बताओ, हो गया, बाद में बात हो गया, यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब एक बात बताओ, इतना तो हमको पता चल गया यार, ये कुछ और नहीं एनर्जी है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लूं क्या, यहाँ से शॉर्टकट में, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, dq माइनस dw इक्वल टू w d। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना दोस्त। ओके, अब एक बात बताओ, यहां से हम dq इक्वल टू dw प्लस अब d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। और ये जो बच्चों आपने जो पढ़ा है, ये साइकिल के लिए कि प्रोसेस के लिए है, ये जो अभी निकालो प्रोसेस के लिए निकाल रहे हो ना, तो ये किसके लिए है। तो कभी कभार आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस, तो क्या करोगे, dq इक्वल टू du, हाँ du क्यों बोल रहे हो, अभी du बोले क्या, dw प्लस ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, ये रिवर्सिबल की रिवर्सिबल के लिए, हाँ मैं बनाया हूँ रिवर्सिबल, बट नो नीड टू वरी, ये क्या है, दोनों के लिए है, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। हाँ लेकिन एक पॉइंट याद रखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं, समझो बात, अगर हम लिखते हैं dq इक्वल टू pdv इंटू डी, मुझे बताओ अब क्या है, तो बोलोगे सर dw को अपने pdv लिखा, अब pdv के लिए क्या था लिमिटेशन, रिवर्सिबल होना चाहिए। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। और ये किसके लिए है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, है ना। ये साइकिल के लिए है क्या, ये साइकिल के लिए है क्या, साइकिल के लिए ये नहीं था, साइकिल के लिए क्या था, dq समेशन ऑफ q इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। और ये किसके लिए बच्चों, प्रोसेस के लिए। अब मुझे बताओ, क्या मुझे फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए पता चल गया,
है ना। तो ये लिखो, यहां तक आपने लिखा था, है ना। हाँ क्यों, दोनों क्या है, Q क्या है आपका, एनर्जी है ना, Q क्या है, एनर्जी है, W क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे E क्या है बच्चों आपका, एनर्जी है। तो मुझे पता है एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी होगा, क्योंकि हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। तो ये लिख लेना, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस, लिख लेना फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी फॉर प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी फॉर प्रोसेस। समझ में आ रही बात, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा अभी, ठीक है, बाद देखेंगे, समझा दिया करो बगल में होता है तो, है ना, तो हेल्प कर दिया तो ठीक है, हो गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई बॉडी है उसके पास एनर्जी कितना तरीका का हो सकता है, जैसे ये बॉडी ऊपर में है ना, अभी समझो, तो उसके पास अगर मैं उसको छोड़ दूं, ये है ना, छोड़ दें, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, mgh, अलग बात है कम होता रहेगा। तो कोई भी एक बॉडी होता है ना बच्चों, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, तो एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये तीन तरह की एनर्जी होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड व्हाट, इंटरनल, पूरा एनर्जी आ जाएगा। इस बॉडी का अपना इंटरनल एनर्जी भी होगा मॉलिक्यूल्स लेके। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों, तो बोलेंगे सर वो एनर्जी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एसोसिएटेड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ डी, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ डी, तो आप क्या बोलोगे सर, डी इंटू के ही, है ना, प्लस डी इंटू, मतलब चेंजेस प्लस ऑफ डी यू, है ना। अब मैं एक बात मान लेता हूँ, सपोज करो हमारा ये कोई बॉडी है, रुका हुआ है ना, ना तो मूव कर रहा है ना कांस्टेंट लेवल पे है, तो चेंजेस क्या हो जाएगा इसको, या मूव भी कर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल क्या है, जीरो, मैं मानता हूँ, कभी क्वेश्चन में दिया है तो हम ले लेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ से डी इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, क्या आया, डी यू। अच्छा ऐसा है क्या, तो डी क्यू इक्वल टू क्या था बच्चों, डी 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 ई बोले, डी यू बोले, एक ही बात है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोसेस के लिए। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, जीरो नहीं है, चेंजेस जीरो है दोस्त। डी का मतलब क्या हुआ, डी भी का मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V1, तो डी के ही का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो दोनों का डिफरेंस जीरो है, मतलब हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम मास से। समझ में आ रही बात, हाइट हर जगह क्या है, सेम है। तो ये जो है आप बोलेंगे सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, चाहे हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, बट एक चीज याद रखना, काइनेटिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, नेग्लेक्ट है। क्लियर है, ये भी लिखो। आप उसी में पढ़ा होगा ना, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा। मैक्रो में एवरेज बोलते हैं कि मैक्रो में एवरेज बोलते हैं, एमएम बोलते हैं, एमएम बोलते हैं। क्या एज मतलब देखो, होल मास बोलेंगे तो मैक्रो एवरेज हो जाएगा, सभी मॉलिक्यूल्स का जोड़ के होगा, तो मैक्रो ए हो जाएगा। आप लगते हैं सब कॉलेज में मास्टर बनने वाले हो। अब आप लोग मास्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा बताओ, आप लोग मास्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा, फिर तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा यहाँ से। अरे कुछ नहीं, पैसा चाहिए अल्टीमेट, है ना। ये सब कुछ नहीं है।
क्लियर है? dq इक्वल टू du प्लस dw। बच्चों ये किसके लिए है? चाहे प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको अगर बोलेंगे तो dq इक्वल टू du है ना, और dw को हम लिखते हैं pdv। क्या लिख देते हैं बच्चों? pdv। तब किसके लिए है? तब ये बोलोगे सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना सर, वो किसके लिए है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो देखो, जो फर्स्ट लॉ दिया था किसके लिए दिया था? क्लोज सिस्टम के लिए दिया था और साइकिल के लिए था। आपने क्या क्या देखा? प्रोसेस के लिए भी देख लिया है ना, और साथ ही साथ आपने यहाँ से एक चीज और देखा कि जो हमारा हीट है वो क्या है बच्चों? पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा था, है ना। क्लियर है? क्लियर है? वेल, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में और एक कहानी बताऊं, समझोगे? यहाँ देखो, आप बोलोगे सर एक बात बताओ। हाँ हाँ, क्या दिख क्यों? कहाँ? शुरू से है ना, जो यहाँ से आपका चला था ना, यहाँ पे लिखता था dq इक्वल टू क्या था बच्चों? dw प्लस, है ना, ये है। आपको क्लियर है? अभी आप देखो, समझो बात, इसको कहानी थोड़ा समझो। यहाँ पे जैसे बच्चों ये हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और ये क्या हमें दे रहा है? वर्क दे रहा है। समझो बात, क्या दे रहा है हमें? वर्क। सपोज करो हमने हीट दिया 100 जूल, मान लो 100 जूल हमने क्या किया? हीट दिया। हमें वर्क कितना मिला? 70 जूल। कितना मिला बच्चों? 70 जूल। ध्यान से देखो, 100 जूल आपने दिया, बाउंड्री क्रॉस किया कि नहीं किया सिस्टम का? किया। 70 जूल सिस्टम से बाहर गया कि नहीं गया? बाउंड्री क्रॉस किया कि नहीं किया? बच कितना गया उसके अंदर? 70 जूल क्या? 30 जूल क्या हुआ? बच गया। जो 30 जूल बच गया बच्चों, ये क्या सिस्टम के अंदर है कि नहीं है ना? है ना, मतलब ये क्या कर रहा है? उसका इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा होगा? एक चीज और बताता हूँ, एनर्जी जो प्रॉपर्टी है ना, ये बात कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ ही बोलता है। इन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है dq माइनस dw, उन्होंने बोला कि भाई साहब dq माइनस dw क्या होगा? de होगा। मतलब इतना हमको पता है कि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो डिफरेंस क्या होगा? एनर्जी। और एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और जो चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या होता है? पॉइंट फंक्शन, यानी कि प्रॉपर्टी होता है। तो हमको पता चला, कभी आपसे पूछेगा एनर्जी प्रॉपर्टी है, ये बात आपको कैसे पता चला? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता चला कि एनर्जी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है। ओके, और एक चीज आपको बोलेगा कि एक बार, अरे बेवकूफ, तुमको बोलेगा कि ये कट गया, ये कट गया, इसको क्यों नहीं काट दिया? नहीं आ रहा है समझ में? बोलेगा इसको काट दिया, क्यों काटा? तो बोलोगे सर ये पाथ फंक्शन है ना। फिर बोलेगा इसको भी तुमने काट दिया, क्यों काटा? इनएग्जैक्ट है सर, पाथ फंक्शन है। तो बोलेगा दोनों कटा हुआ है तो इसको भी काट दो। तो काट दोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं काटोगे? इसको समझाओगे कि भाई साहब देखो ये 100 ना बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या किए? काट दिए। इनएग्जैक्ट है सर। W भी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है सर, इसीलिए हमने इसको क्या किए? काट दिए। लेकिन सर, और ये जो E है ना सर, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, ये क्या है? अंदर में स्टोर्ड है, इसीलिए इसको हम नहीं काटेंगे। आया समझ में? आया कि नहीं आया? और क्या dq प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। dw प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। लेकिन d क्या है? प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एक ऐसा एनर्जी है जो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात पूरी अच्छा से? है ना। कभी ये बोले आपको फंसाएगा, कभी कभार हो सकता है इनएग्जैक्ट माइनस इनएग्जैक्ट होना चाहिए, तो बोल दोगे हाँ, लेकिन इसको समझा दोगे ना ऐसे कि ऐसी कहानी नहीं है सर। क्लियर है पॉइंट? तो एक पॉइंट और लिखना कि एनर्जी इज प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन। एक और पॉइंट लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन, first law of thermodynamics gives information that energy is a property, energy is a property। क्लियर है? क्लियर है ये?
और कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा हीट एंड वर्क का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, कैन बी एक्सटेंसिव, कैन बी इंटेंसिव, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दी। तो क्या बोलोगे, बोलेगा हीट एंड वर्क का जो डिफरेंस है ना वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी तो होगा, कौन सा होगा, पहला क्लास में क्या बताया था, जितना एनर्जी है सब क्या है, सब एक्सटेंसिव है, सब एक्सटेंसिव है, सब मास पे डिपेंड करेगा, सब साइज पे डिपेंड करेगा, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो। अभी जितना बड़ा एटम बम होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनर्जी उतना ज्यादा घमासान मचाता है, यूक्रेन में देख रहे हो ना। तो जितना आप बोलोगे जितना भी एनर्जी है सब क्या है, सब एक्सटेंसिव है, किसको छोड़ के, हीट एंड वर्क को छोड़ के। हीट एंड वर्क को क्यों छोड़ के, क्योंकि ये दोनों क्या करता है सर, पार्टी बदल लेता है, भाग जाता है, सिस्टम में कभी नहीं रहता, बदल लेता है, भाग जाता है सिस्टम से, इसीलिए। क्लियर है। तो ये था हमारा थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में। थोड़ा सा हेडिंग लिखना, इंटरनल एनर्जी, इसको डिफाइन कर लो, हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, यू से डिनोट कर, लिखना थोड़ा सा पॉइंट इसके बारे में। all forms of energy, all forms of energy, all forms of energy associated with molecules, all forms of energy, all forms of energy associated with molecules, all forms of energy associated with molecules is known as internal energy, is known as, is what, internal energy, and it is extensive property, and it is what, extensive property। क्लियर है, कितना रिजल्ट आ गया, 3 आपको पता चल चुका है। अच्छा एक बात बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जी, आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम में नो तो मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नो मास क्या होगा, नहीं होगा, एनर्जी, अभी रुक जाओ, दूसरा ये कर सकते हैं, और सेकेंड इसको हम बोलते हैं एनर्जी नो हीट ट्रांसफर नो वर्क ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब क्या, नो हीट ट्रांसफर नो वर्क ट्रांसफर। समझो बात, ध्यान से समझो। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी कितना तरीका से हम दुनिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो कितना तरीका हमारे पास, दो, या तो हीट के फॉर्म में करे या नहीं तो वर्क में। तो अगर एनर्जी नहीं हो रहा है तो मतलब ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने डी क्यू इक्वल टू क्या बोला था बच्चों, क्या जल्दी बताओ, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, एनर्जी ट्रांसफर तो वर्क का कहाँ की बात, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ये बताओ, इसको डी लिख लो, डी लिख लो, मतलब पूरा एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल सब है। डी डब्ल्यू हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या आइसोलेटेड में, नहीं, ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 जी। डी इक्वल टू 0 का क्या मतलब E1 इक्वल टू E2, मतलब एनर्जी इक्वल टू, मतलब हमको ये पता चला फर्स्ट लॉ से कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा इसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पे ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, समझ में आ गई बात, ये लिख लो जल्दी आप लोग। किसमें, हाँ होगा, तो देखो पोटेंशियल आपके बाहर नहीं जा रहा है ना, सिस्टम के पास ही है ना। आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी होगा उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं, अगर मान लो हाइट पे हमारा, तुम ये नहीं बोल रहे सर कोई आइसोलेटेड सिस्टम में जितना हम हाइट ले जाएंगे उसका एनर्जी क्या होगा, आप बोल रहे हो
चेंज होगा, समझ। लेकिन यहाँ पे मास भी तो होना चाहिए, मास तो उसके पास उतना ही है ना। देखो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, उसमें ना तो मास का ट्रांसफर होगा, ना ही वर्क, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो मास ट्रांसफर जीरो है ना। एनर्जी को ट्रांसफर आप कितना तरीका से कर सकते हैं, दो तरीका से कर सकते हैं, ENERGY। एनर्जी कितना था, दो तरीका से। कैसे कैसे, हीट में या तो वर्क में। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है। अगर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गया बात। अगर ना ही हीट हो रहा है ना वर्क हो रहा है, तो DQ इक्वल टू क्या होता है, D प्लस DW। तो DQ जीरो है बिकॉज हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, DW जीरो है बिकॉज हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन। और सुनो इधर अमन कुमार, आप जो बोल रहे हो ना सर ऊपर ले जाएंगे, इन जनरल हम आपको क्या बता चुके, हम कहीं पे ग्राउंड पे पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो सिस्टम है ग्राउंड पे है। तो इन जनरल ऐसे हम नहीं, बहुत और दूसरी बात है, ये चेंजेस होगा तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा। जैसे बहुत हाइट ले जाएंगे तभी जाके सिग्निफिकेंट होगा। आपका क्वेश्चन जायज है, इससे जितना ऊपर जाएंगे MGH होगा, है ना, तो जायज है। बट ये चेंजेस होता है ना, बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, इस सबको हम। और दूसरी बात, हमारा जो एनालिसिस होता है स्टेशनरी कंडीशन में, मतलब कहीं किसी एक हाइट पे है तो यही रुका हुआ है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, इसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और आपने देखा भी था आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता था, क्या होता था बताओ। बहुत आप लोग हीटअप हो गए हो आज थर्मल के साइंस में। एनर्जी आ रहा है क्या, अदा यही है ना जी, जो भी होगा इसी के अंदर में होगा कि नहीं होगा, जो लेगा उसी से लेगा, जो देगा यहीं से देगा, तो ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर मान लो ये इस दोनों मिला के 100 है, समझो बात, दोनों मिला के 100 है, अगर ये देगा तो इसको 50 देगा, और ये मतलब सम देगा तो उसको देगा, लेगा तो इससे लेगा, तो ओवरऑल इसका एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है ना। इससे थोड़ी ना कुछ बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ओवरऑल इसका एनर्जी क्या है। और आपने यूनिवर्स किसको बोला था, मतलब अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला था, यूनिवर्स को बोला था। और यूनिवर्स क्या होता था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना। तो देखो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है बच्चों, जहां तक सिस्टम का इफेक्ट जा रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। अब जो कुछ लेगा सिस्टम एनर्जी तो अपने सराउंडिंग से लेगा, मतलब इससे लेगा। अभी उसका एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों, एनर्जी इसका कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलोगे बिल्कुल है सर। तो जो भी लेगा बाउंड्री से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, जो भी देगा सराउंडिंग को देगा। तो ओवरऑल इसका हाँ, इससे बाहर कुछ जा रहा है क्या, बोलोगे नहीं सर, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जा रहा है, जो भी आ रहा है उसके बाउंड्री तक हो रहा है। डिफिनेशन पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, समझ में आ रही बात। तो आप बोलोगे सर कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और आइसोलेटेड सिस्टम दुनिया में कौन है, यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको बोलते हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम लेगा सराउंडिंग से लेगा, देगा सराउंडिंग को देगा, ओवरऑल सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। वेल, राइट ऑन अ पॉइंट। और कब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक, वेल, टेल मी फास्ट फास्ट, जल्दी लिखो। हाँ ठीक है, चलो तोड़ दो इसको, जल्दी लिखो। लिखो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जी जी एक तक। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम energy remains constant, energy remains constant for isolated system, energy remains constant। और ये वाला डायग्राम एक बार बना लो अपने लिए, ये वाला डायग्राम, ताकि कभी भी आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला। और ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ठीक है। क्लियर है।
अब देखो एक होता है ऐसे PMM1, समझे हो, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड फर्स्ट। क्या होता है? एक मिनट देखिए, परपेचुअल मोशन मशीन 1, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन 1, ठीक है। ये क्या बोलता है बताओ, परपेचुअल मोशन मशीन 1 क्या बोलता है? देखो ये कुछ ऐसा बोलता है जो संभव ही नहीं है ना। अब एक बात बताओ, आपको हम शादी वादी आपका हो गया, जूम करो, ठीक है ना, जूम कर लो, और सपोज करो आपके पास बीवी वाइफ, मतलब शादी हो तो ऑब्वियस वाइफ होगा, बच्चे भी है, और आप लगातार काम करो, हम आपको सैलरी नहीं दें, क्या ऐसा संभव है क्या? आप हमारे पास जॉब करो, नो प्रॉब्लम, आप लगातार काम करते रहो, हम आपको कुछ भी सैलरी ना दें, कभी करोगे? कभी करोगे यार? एक छोटा सा काम करो, मैं आपसे लगातार काम लूं लेकिन मैं आपको खाने के लिए नहीं दूं, क्या ऐसा संभव है क्या? कंटिन्यूसली नहीं। तो परपेचुअल मोशन मशीन यही बोलता है कि हम एक ऐसा मशीन है, हम एक ऐसा मशीन है जो कि हम एनर्जी तो नहीं लेंगे, समझ में आ गई बात को, अदर फॉर्म में, लेकिन तुम्हें हम वर्क लगातार देते रहेंगे। ऐसा होता है कितना मजा होता, गाड़ी में एक बार थोड़ा सा पेट्रोल सुहा देते, स्टार्ट कर लेते, चलते रहते, नहीं होता क्या? वही ना, मतलब एनर्जी नहीं भी देंगे तभी भी हमें वर्क मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो परपेचुअल मोशन मशीन बोलोगे सर एक ऐसा मशीन है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? समेशन ऑफ हीट इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, मतलब हीट इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हीट तुम्हारा जीरो है फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। इसको वायलेट कर रहा है, फर्स्ट लॉ को वायलेट कर रहा है ना। और ऐसा संभव भी है क्या? आप ही देखो ना, संभव है क्या? थोड़ा सा एक बार गाड़ी स्टार्ट करना था, डीजल सुहा देते हैं गाड़ी में, स्टार्ट कर देते, अब जाते रहते, जितना दूर जाना है जो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या। पर ऐसे ही कि ऐसे करने की कोशिश मत करना जिंदगी में कभी, ठीक है ना, ऐसा रिसर्च बिल्कुल मत करना कि एनर्जी नहीं देंगे फिर भी काम होगा। किसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? एनर्जी कम दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे हो सकता है हाँ बिल्कुल ही नहीं देंगे। नहीं, एक बात और मैं बताता हूँ, इतना नहीं कि हीट हम ज्यादा देंगे, वर्क ज्यादा लेंगे, वो भी काम कभी हमेशा नहीं हो सकता है। मैं आगे बताऊंगा ये जब पोली टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो एक लिखना है इसके एग्जाम्पल में, मतलब ये कुछ ऐसा है, समझो बात, ये कुछ देखो, ये है, आपको वर्क तो दे रहा है बट क्यू क्या है बच्चों? जीरो है, वर्क जीरो आपका नहीं है। क्लियर है? तो राइट ऑन अ पॉइंट लिखो, लिखो, देयर कैन बी नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन which produces the work, there can be no machine which produces the work, which produces the work continuously, which produces the work continuously without taking, without taking, without taking any heat energy. If this machine will develop, 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 it would violate first law of thermodynamics. It would violate, it would violate, violate मतलब समझते हो ना, violate करेगा, disobey करेगा, it would violate first law of thermodynamics, it would violate first law of thermodynamics for a cycle, for a cycle. क्लियर है ना? तो ऐसा मशीन आप कभी भी बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसके लिए? प्रोसेस के लिए हीट नहीं देंगे, वर्क नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेस के लिए नहीं है। साइक क्या?
अरे तो तुम पावर जहां नहीं, पावर एक में मिलता है, गलत मत, एक में मिलता है, 3 प्रोसेस में आपको वर्क देना पड़ रहा है, एक में बस आपको वर्क मिल रहा है, 3 को मैं आप दिए हो ना। पावर स्ट्रोक में आपको वर्क मिलता है, एक्सपेंशन बोलते हो, रिमेनिंग सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में क्या होगा, आपको सप्लाई करना पड़ रहा है ना। बट फिलहाल ये साइकिल है, परपेचुअल मोशन किसके लिए है, साइकिल के लिए, क्योंकि देखो ये कैसा डिवाइस है, साइक्लिक है कि नहीं है, मैंने क्या बनाया, ये क्या है, साइक्लिक डिवाइस है, तो ये किसके लिए बात कर रहा है, साइकिल के लिए बात कर रहा है। तो परपेचुअल मोशन मशीन किसके लिए, साइकिल के प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए। तो ऐसा आप नहीं बना सकते हैं जो क्या करेगा, लगातार आपसे वर्क देता रहेगा लेकिन आप इसको कुछ भी एनर्जी नहीं दोगे, ऐसा बनाना संभव नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि कोचिंग में आप फीस ना दो, एक दिन झूठ बोलो, 2 दिन बोलो, हमेशा झूठ बोलोगे क्या, नहीं ना, ऐसा संभव नहीं ना है। सेम चीज, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा होता है इंथैल्पी। बट ठीक है, इंथैल्पी क्या होता है बच्चों, इंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं, एच, एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस भी, ओनली भी बोलो, पी भी, डी भी नहीं, ठीक है, ये लिख लो। टूट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इंथैल्पी कैसा प्रॉपर्टी है बच्चों, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, कैसे कैसे, अरे वाह बहुत तेज हो जी। ऐसे देखो, यू क्या है हमारा, इंटर एनर्जी, इंटर एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव। पी क्या है हमारा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, प्रेशर क्या है, भी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे, यार भी वॉल्यूम है भाई, यार लिखो 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 लिखो, यहाँ लिख लो, भी क्या है, वाह ये तो बवाल काटोगे जी, वेलोसिटी बोल रहे हो यहाँ पे, वॉल्यूम है, ओके। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अच्छा एफएम में चला गया तभी। और पी क्या है बच्चों, पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, आप बोलोगे सर हमें इंथैल्पी क्या बताना चाहता है, थोड़ा बताओ तो क्या बताना चाहता है, यू प्लस पी भी क्या है। देखो आप बोलोगे सर यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। आप समझो बात, जैसे कोई ये फ्लो फील्ड है, कोई भी फ्लो फील्ड है समझो, तो उसके पास जब बच्चों कोई भी फ्लूइड होगा, उसका अपना कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके पास कितना इंटरनल एनर्जी, आप बोलोगे सर यू, कितना इंटरनल एनर्जी, यू। अब देखो इस एनर्जी को, जो भी इतना था, इस एनर्जी को अगर आपको यहां से आप चाहते हो यहां पे ले जाए, कहां ले जाए बच्चों, यहां पे ले जाए, समझ में आगे बात। तो एक बात बताओ, ये अपने आप चला जाएगा या हमको एनर्जी देना पड़ेगा, आप बोलो एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, एनर्जी देना पड़ेगा, या हो सकता है एनर्जी रिलीज भी करे, मे बी सपोज एनर्जी देना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इस फ्लूइड पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना, तो बोलोगे सर वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फाइनली बात यही हो गया, प्रेशर इंटू एक तरह से ये भी क्या है, वर्क डन। तो बोलोगे सर इंथैल्पी हमें ये बताता है, पी इंटू भी क्या है बच्चों, पी इंटू डी भी। आप वर्क डन क्या होता था बताओ, वर्क डन क्या होता था, पी इंटू वी टू माइनस वी वन, यही होता था ना, है ना। अब मान लो वी वन यही समझते, इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, इसी को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी इंटू वी होगा कि नहीं होगा, वर्क डन है ना। तो आप बोलोगे सर इंथैल्पी हमें ये बताता है कि कोई भी जो फ्लो फील्ड में हमारे पास जो फ्लूइड है ना, इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो हमें कितना वर्क देना पड़ेगा, या सपोज करो अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तब ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। एंथैल्पी क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल से हमारे फ्लो फील्ड में जो हमारे पास एनर्जी होगा, इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, या तो हमें एनर्जी देगा या नहीं तो हम एनर्जी देंगे, कुछ तो होगा, या तो हमें देगा या नहीं तो हम देंगे। अगर सपोज एनर्जी कम है तो हमें देना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक लाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वही क्या है, एंथैल्पी है, इस इंटरनल एनर्जी का, ठीक है ना। या उल्टा, अगर ये यहां से यहां तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होता, एनर्जी क्या करता है, ये रिलीज करता। तो हम बोलते यहां से यहां तक आने में उन्होंने जितना एनर्जी रिलीज किया, यही क्या होगा,
तो आपको कभी इंथैल्पी बोलता है तो आपको क्या समझ में आएगा, अच्छा इतना, तो मतलब एक पार्टिकुलर उसमें यू का वैल्यू कुछ रहा होगा, इतना इंटरनल एनर्जी क्या बॉडी है, उसका एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी या तो देना पड़ेगा या हमें देगा, जो भी होगा क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है, ये लिख लो। और एच क्या है बच्चों, एस कौन सा एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव बोलोगे। और स्मॉल एच क्या होगा, स्मॉल एच होता है एच अपॉन एम, स्मॉल एच क्या होता है एच अपॉन, तो क्या बोलोगे आप, इंटेंसिव। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट देखना, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज व्हाट, अरे व्हाट मत लिखो, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and specific enthalpy is, and specific enthalpy is what, intensive property। हाँ छोटा एच, देखो एक छोटा सा जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ, जूल एक ही हुआ था, बहुत जरा जूल नहीं था। देखो उन्होंने बोला था कि कोई भी हमारे पास आइडियल फ्लूइड है ना, आइडियल फ्लूइड मत बोलो, आइडियल गैस जो है ना, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का होगा। किसका, जूल्स ने बोला कि आइडियल गैस, किसके लिए बोला था बच्चों, आइडियल गैस, हर गैस के लिए नहीं बोला था, रियल गैस के लिए, किसके लिए बोला था, आइडियल गैस बोला था। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आप खुद ही देख लो, रूम में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। अरे खुद कर देखो, बहुत हाई टेम्परेचर अगर हम कर देंगे तो ग्लास टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, सिंपल सी बात है। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस, जूल्स लॉ में अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, internal energy of ideal gas, internal energy of an ideal gas, internal energy of an ideal gas is a function of temperature, is a function of temperature। ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ गई बात, ऑब्जेक्टिव में, कि जूल्स लॉ में जो है किसके लिए था, आइडियल गैस या रियल गैस, या जूल्स लॉ क्या था, जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर का टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर का है ना, या वॉल्यूम का है। इस तरह से आपको चीजें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, ये किसके साथ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। मतलब आप बोलोगे सर हमारा यू जो है ऐसे करके इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी लिख लो नीचे में। नहीं, सुनो सुनो सुनो, रियल है ना सिर्फ टेम्परेचर के साथ में होता है, उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ भी चेंज आता है। अच्छा नहीं समझा, देखो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे रियल गैस में, आइडियल गैस में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ वैरी होता है। लेकिन अगर आप आइडियल गैस में, अगर आप रियल गैस की बात करोगे तो उसके वॉल्यूम के साथ भी वैरी होता है, बट आइडियल गैस में नहीं होता है। समझ में आगे बात। तो आइडियल गैस में जो दिया था सिर्फ वो सिर्फ किसके लिए, टेम्परेचर। रियल गैस में टेम्परेचर के साथ साथ स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह पे भी डिपेंड करता है, बट आइडियल गैस में ओनली टेम्परेचर। तो ये जूल्स ने किसके लिए बोला था, आइडियल के लिए। तो आइडियल के लिए क्या बोला था, क्या नहीं सुनो, जूल्स ने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी। देखो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या, इन जनरल बताओ, मतलब प्रेशर जब बढ़ाओगे यार तो प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। आप किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब जूल्स ने क्या बोला, इस पे जाओ ना, अपना दिमाग हुई आप मत लगो। जूल्स की बात, जूल्स ने क्या बोला कि किसी भी आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर। अब बोलो इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, तब वो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा। आप बोलोगे सर पीवी इक्वल टू एमआरटी लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे। तो सर अगर मान लो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा सर। तो हाँ, तब क्या जूल्स ये थोड़ी ना बोला कि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा।
ऐसा थोड़ी ना बोला, नहीं उसकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जूल्स बोला। अलग बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, दैट डिफरेंट थिंग, दैट डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। तो उन्होंने बोला था किसी भी आइडियल बॉडी का, आइडियल गैस के केस में जो उसका इंटरनल एनर्जी है वो किसके साथ चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ, और भी चीज के साथ हो सकता है, बट मेनली क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। चलो, आज के बारे में क्या ख्याल है? आज के बारे में आप क्या ख्याल है, बहुत बोल लिया लग रहा है यार। तो कल करते हैं वहां, तुम लोग को टाइम भी नहीं पता चलता, इतना देर से पढ़ रहे हैं। हो गया हम लोग, गला थोड़ा ये हो रहा है। क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन लेना है। नहीं एक काम करो, देखते हैं आप लोग का आज हो सकता है